जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, 12th क्लास का हिस्ट्री लघुतरीय प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चला रहे हैं, जो कि 55 तक हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग 56 से कम 65 तक देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, उनका जीवन परिचय दे। तो दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। दोस्तों, आगे लिखेंगे कि रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी को लगभग प्रयाग के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग प्रयाग में तथा वाराणसी में हुई। आगे लिखेंगे दोस्तों कि राघवानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो याद रखिएगा, बताइए वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तो रामानंद ने अपना गुरु किसे बनाया था। तो याद रखिएगा, राघवानंद को। ठीक है, राघवानंद को अपना गुरु बनाया था, जो कि श्री संप्रदाय के एक महान संत थे। किसी अनुशासन संबंधी प्रश्न पर गुरु से मतभेद होने के कारण रामानंद ने मठ त्याग दिया। रामानंद ने मठ त्याग दिया और उत्तर भारत चले गए। वहाँ जाति पाति तथा ब्रह्म आडम्बरों का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जातियों के लोगों को अपना उपदेश दिया। रामानंद ने अपने मत का प्रचार संस्कृत में ना करके क्षेत्रीय भाषा में किया। रामानंद ने ब्राह्मणों से लेकर शूद्र तक सभी को अपना शिष्य बनाया था। तो दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। देखिए, इस प्रश्न को एक दो बार लिख करके और समझिएगा, तो आपको लिखने अवश्य आ जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की। तो उत्तर में लिखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन की। ठीक है, तो याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे। तो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि सिख के 10वें गुरु के क्या नाम था। तो गुरु गोविंद सिंह जी। समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे, उपनिवेशवाद का अर्थ यह होता है कि यदि कोई बड़ा राज्य किसी छोटे राज्य पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य या अधिकार जमा लेता हो और अपने साम्राज्य में मिला लेता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो दोस्तों, आगे लिखेंगे, अर्थात यानी कि उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि यदि कोई शक्तिशाली देश एक निर्बल या कमज़ोर देश पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला देना, उसी ही उपनिवेशवाद कहते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई शक्तिशाली देश है और उस पर किसी प्रकार से वो अपना सेना के माध्यम से या और अनेक प्रकार के माध्यम से यदि उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, यदि उस पर कब्जा कर लेता है, तो उसी को कहेंगे उपनिवेशवाद। यानी कि एग्जाम्पल की दृष्टि से, जैसे में भारत जो देश आज़ाद होने से पहले, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो दोस्तों इससे पहले
हमारे देश जो थे वो अंग्रेज़ों के उपनिवेशवाद थे, यानी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो बताइए, यानी आज़ाद होने से पहले भारत किसका उपनिवेशवाद था? तो याद रखेंगे अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है उपनिवेशवाद। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है। क्वेश्चन नंबर 59, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे? तो दोस्तों लिखेंगे, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में हुए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया था। क्या अनुबंध किया था? समझेंगे। जिसके अनुसार किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी दोस्तों ये चंपारण की बात हो रही है, ये चंपारण की बात हो रहा है, जो कि चंपारण में अंग्रेज़ों ने वहाँ पास ज़बरदस्ती 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करवाता था, जिससे क्या होता था, ज़मीन बंजर हो जाता था और किसान को बहुत ही तकलीफ़ उठाना पड़ता था। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है 3 कठिया प्रणाली। तो बताइए 3 कठिया प्रणाली लागू कब हुआ था? 3 कठिया प्रणाली लागू कहाँ हुआ था? 3 कठिया प्रणाली कहाँ चल रहा था? तो दोस्तों 3 कठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वो चंपारण में हुआ था। लेकिन 3 कठिया प्रणाली को किसने हटाए थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने हटाए थे। तो दोस्तों आगे चलेंगे। 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने विजय के प्रयासों से सरकार से चंपारण के किसानों की जांच हेतु आयोग नियुक्त किया गया। अंत में गांधी जी को विजय हुई थी और 3 कठिया प्रणाली हटा दिए थे, जिसमें 1917 में चंपारण से जितने भी किसान थे वो गांधी जी के सपोर्ट हो गए, सहयोग हो गए और वहाँ से किसान गांधी जी को पूर्ण रूप से सहयोग करते थे। अब हम लोग आगे आएंगे। अहमदाबाद में मिल मालिकों व मजदूरों में प्लेग बोनस के लेकर विवाद छिड़ गया। अहमदाबाद के जो मिल मालिक था उस समय दोस्तों 1918 के समय अहमदाबाद में बहुत तेज़ी से प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, जिसके कारण कि वहाँ से मज़दूर वापस चले आए थे। लेकिन जब प्लेग अचानक कंट्रोल हो गया, नियंत्रण में आ गया, तो फिर वो मज़दूर वहाँ पास गए और यहाँ पास अहमदाबाद के मिल मालिक ने बोला था कि आपको सैलरी से अलग मैं आपको यानी कि 1.5 गुना सैलरी, मतलब 50% ये बोनस देने के बाद कहा था। ठीक है, यानी आपका जो सैलरी मिलता है वो तो मिलेगा ही, हम आपको अलग से क्या करेंगे, यानी कि 50% आपको बोनस देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यानी उधर 1.5 गुना समझिए तो इनको सैलरी के रूप में बढ़ रहा था। 50% बोनस भी मिल रहा था और इनको सैलरी जो मिलता था से। लेकिन जब वहाँ पास मज़दूर पहुँचे तो 50% बोनस देने के लिए मिल मालिक ने इनकार कर दिया। जब मिल मालिक ने 50% देने के लिए इनकार कर दिया, इसी के बीच में एक आंदोलन छिड़ गया। समझ गए, अहमदाबाद के मिल मालिक और मजदूरों के बीच में। इसी के बीच में एंट्री करते हैं महात्मा गांधी और महात्मा गांधी बोलते हैं कि देखो बाबू, कोई भी इंसान मिल मालिक तो आपको 50% बोनस के रूप में तो नहीं देगा, लेकिन आपको हम कोशिश करते हैं कि 35% बोनस दिलाने के लिए। ठीक है, तो 35% बोनस की मांग इन्होंने किए थे। तो 35% जब बोनस की मांग किए थे, लेकिन मिल मालिक और गांधी जी के जब बात हुआ था उसमें 35% नहीं, उसमें मिल मालिक ने बोला कि हम 20% देंगे। लेकिन जब 20% देने के बाद जब बात आया तो 15% जानते हैं कि मजदूर लोग ने बोला महात्मा गांधी को कि 15% जो है महात्मा गांधी ने कमीशन खोर है, यानी कमीशन चोर है, इन्होंने 15% हम लोग का चुरा लिया होगा बोनस। इस प्रकार से महात्मा गांधी को उस टाइम बोले थे। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किए कि भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठ गए थे, जिससे क्या हुआ कि यह देख मिल मालिक जो थे घबरा गए और सोचे कि भाई किसी प्रकार से और बवाल ना हो,
इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, 35% बोनस के रूप में दे दिया। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने वो भूख हड़ताल ना तोड़े थे। क्यों? महात्मा गांधी की इच्छा था कि आपको 35% बोनस वो तो कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर ये 35% के जब तक मिल मालिक ने इसको सैलरी के रूप में नहीं कर देता है, हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। तब जा कर के मिल मालिक ने 35% कहा कि भाई ये महात्मा गांधी लगता है कि इनको दिमाग उमाग ठीक नहीं है, 35% जल्दी सैलरी करो, अब ये काम को सिलटा लो। तो मिल मालिक ने ये 35% जो बोनस था उसको सैलरी में कर दिया। समझ गए? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी क्या कर दिए, वो सफल हो गया था। अब आइए, इस पर गांधी ने अनशन प्रारंभ की कर दिया। अंततः चौथे दिन मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। अब आगे आ जाइए। आगे खेड़ा में वर्षा ना होने से किसानों की फसल क्या हो रही थी, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की फसल बर्बाद हो गई और स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अतः किसानों द्वारा माल गुजारी माफ करने का आग्रह किया गया। गांधी जी ने जनता व किसानों से अपील की कि वे भूमि कर ना दे। अंत में सरकार ने यह फैसला दिया कि देखिए दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, वहाँ पास यह अंग्रेज़ों ने एक नया नियम यह लागू कर लेता कि भाई देखिए, अगर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बोला था कि भाई जिसको फसल बर्बाद हो गया है वो टैक्स ना दे, ठीक है, लेकिन जिसका फसल बर्बाद नहीं हो वो टैक्स दे। लेकिन ये बात जब अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई फसल बर्बाद हो गया हम टैक्स नहीं देंगे, तो किसानों ने टैक्स नहीं देना, लेकिन अंग्रेज़ों ने और क्या कर दिया कि और टैक्स को बढ़ा दिया। इसमें क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, यानी कि किसानों भड़क गए कि भाई मेरे फसल हुआ ही नहीं है, हम आपको टैक्स कहाँ देंगे, खाने के अनाज ही नहीं उग पा रहा है, आप टैक्स की बात करें। इसी के बीच में आते हैं महात्मा गांधी, और स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अतः किसानों द्वारा माल गुजारी माफ करने की आग्रह किया गया था। गांधी जी ने जनता व किसानों से अपील की वो भूमि कर ना दे। गांधी जी ने बोले कि अगर अंग्रेजों मांगता है भाई कर यानी टैक्स मांगता है, तुम देवे मत करो। अंत में सरकार ने यह फैसला दिया कि निर्धन किसानों को लगान माफ कर दिया जाएगा, यानी कि जिसको फल नहीं हुआ है उसको माफ कर दिया जाएगा, और जो लगान दे सकते हैं वो किसान लगान का भुगतान करेंगे। तो समझ गए तीनों दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह क्या था, ये किसानों के लिए था। चंपारण सत्याग्रह का तिनकठिया प्रणाली के लिए जबरदस्ती अंग्रेजों ने नील की खेती। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, आप लोग समझ गए होंगे, अहमदाबाद के मिल मालिक और मजदूरों के बीच में ये था। तीनों में गांधी जी ने किस प्रकार से सहयोग किए, हम तीनों आप लोग के बताए हैं। आइए हम आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे पूना समझौता सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध भारत के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिड़ला, राजगोपालाचारी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों वो 1932 में हुआ था। ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये हुआ था। ये हम बता देते, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। वो किनको बीच में हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। यरवदा सेंट्रल जेल कहाँ है दोस्तों, तो पूना में पड़ता है। हम बताते कि समझौता कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो दोस्तों 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र देने की बात कही थी। तो जब वो दलितों के लिए जब अलग क्षेत्र देने के बात कह रहा था, तो उस समय वो कौन कौन जा रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद और ये मदन मोहन मालवीय, ये सब जो 4-5 गो नेता थे वो जा रहे थे कहाँ, वो जा रहे थे तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन यरवदा जेल में गांधी जी थे, इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो यरवदा जेल में गांधी जी भूख हड़ताल बैठने पर इनको स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा था। जब धीरे धीरे इनको स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा था, तो भारतीय जनता वो थे वो बौखला गए, बोले कि अगर किसी प्रकार से गांधी जी का अगर कुछ होता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये सब नेताओं को बीच में खलबली हिल गया कि भाई किसी प्रकार से पहले गांधी जी से समझौता किया जाए, बाद में जाएंगे लंदन तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इन्होंने गांधी जी के पास पूना यानी वहीं पास अरवदा जेल में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे और दोनों के बीच में
समझौता हुआ था और गांधी जी इनको समझाए थे। समझ गए, यही है पूना समझौता, पूना पैक्ट। आइए दोस्तों अब आगे आते हैं। तो आगे है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना में एक एकत्र होकर विचार विनिमय किया। उन्होंने गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकृति का एक समझौता तैयार किया जो पूना समझौता कहलाता है। इससे ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 61 में। तो दोस्तों याद रखेंगे कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। तो उत्तर में लिखेंगे द्वितीय महायुद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहां श्रमिक दल की सरकारी बनी। प्रधानमंत्री के पद पर सर क्लाइमेट एटली ने संभाला, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वहाँ के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के पीएम कौन थे, वो कौन थे, क्लेमेंट एटली। तो दोस्तों उसने भारतीयों के साथ सहानुभूति थी, वह श्रमिक दल की सरकार बनी, सरकारी नहीं दोस्तों, सरकार बनी। इस समय के प्रधानमंत्री के पद पर सर क्लाइमेट एटली ने संभाल रखा था। उन्हें भारतीयों के साथ सहानुभूति थी और वह भारतीयों समस्या का समाधान अति शीघ्र कर देना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने भारत का एक मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इस मिशन को किसी भी प्रकार का निर्णय का पूरा अधिकार था। एटली ने एक घोषणा के अनुसार एक मंत्रिमंडल मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। तो कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन भारत का पहुंचा दोस्तों, तो 1946 में। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो लिखेंगे मीराबाई के, क्वेश्चन है 62, मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे गिरिधर गोपाल की भक्त मीराबाई थी जो मध्यकालीन संतों में विशेष स्थान है। उसने भक्ति की जो मंदाकिनी यानी कि गंगा अपने हृदय से निकाली कविताओं द्वारा प्रभावित की। उसने केवल राजस्थान की मरुभूमि ही नहीं अपितु सारे उत्तर भारत को रसमग्न कर दिया। दोस्तों आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मीराबाई का जन्म लगभग 1516 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता परगने के कुड़की या चौकड़ी गांव में हुआ था। मीरा जोधपुर के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीरा अभी 4 से 5 वर्ष की ही थी कि उनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलेंगे। तो लालन पालन कौन करेंगे, तो उसका पालन पोषण उनके दादा ने किया। अपने दादा के धार्मिक विचारों से मीरा बहुत प्रभावित हुई। तो दोस्तों आगे अब लिखेंगे पैराग्राफ फिर से चेंज करके 18 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सिंह के बड़े पुत्र भोजराज से किया गया था। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन बहुत संक्षिप्त था। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इस तरह मीरा छोटी आयु में ही विधवा हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ समय बाद उसके ससुर राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। अब मीरा बेसहारा हो गई थी, अतः वह संसार के मोह त्याग कर कृष्ण भक्ति में ही लीन हो गई थी। वह साधुओं का सत्कार करती और पैरों को घुंघरू बांधकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती थी। दोस्तों आगे लिखेंगे उसके ससुराल के लोगों ने उसके कार्यों को अपने कुल की मर्यादा के विपरीत समझा, अतः उसे कई प्रकार के अत्याचारों द्वारा मारने का प्रयास किए। लेकिन जहर का प्याला, सांप और सूली आदि भी मीरा का बाल बांका न कर सके थे। इस विषय में मीरा ने स्वयं कहा है कि क्या कहा दोस्तों जरा समझिएगा। मीरा मारी न मारू मेरा रखनहार, और इससे उसकी भक्ति भावना और बढ़ गई।
लेकिन अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। यानी मीरा मारू न मरू, मेरा राखन हार। यानी मीरा को अगर जो मारने वाले थे वो मार भी नहीं पा रहे, और जो मारने की कोशिश कर रहे थे ये मीरा मर भी नहीं रही थी। इससे उनकी भक्ति की भावना और तेजी से क्या हो गई, बढ़ गई, और लेकिन अत्याचार भी बढ़ते जा रहा था। कहा जाता है कि मीरा ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर तुलसीदास जी को पत्र लिखकर उन्हें सलाह मांगी। तुलसीदास जी ने मीरा को इस प्रकार उत्तर दिए। क्या जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तो दोस्तों इस उत्तर को पाकर मीरा ने घर बार छोड़ दिया और वह वृंदावन चली गई। वहाँ कुछ समय रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई थी। कहा जाता है कि मीरा को द्वारिका से लाने के लिए उनकी ससुराल तथा मायके दोनों स्थान से ब्राह्मण आए, लेकिन वहाँ वह नहीं गई। द्वारिका में ही 1574 ईस्वी में मीराबाई का देहांत हो गया। तो दोस्तों आप लोग मीराबाई की कहानी समझ गए होंगे। एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, बड़ा करुणा वाला कहानी है, समझ गए। आइए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखे। तो लिखेंगे उत्तर में दोस्तों कि क्या लिखेंगे उत्तर में कि विदेशी यात्रा पहले लिखेंगे, देश लिखेंगे, यात्रा वृत्तांत लिखेंगे। तो दोस्तों विदेशी यात्रा सबसे पहले लिखेंगे मेगास्थनीज, जो यूनान देश के रहने वाला था। ये अपने यात्रा वृत्तांत में इंडिका नाम की पुस्तक लिखा है। अब दोस्तों दूसरा यात्री विदेशी यात्री था फैयान, ये चीन के यात्री था। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में फैयान की यात्रा के बारे में चर्चा किया है। तो दोस्तों अब हम लोग तीसरा में लिखेंगे अल बरूनी, जो ये अरब के रहने वाला था। इन्होंने यात्रा वृत्तांत में तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखा है। अब दोस्तों हम लोग 4 में लिखेंगे मार्को पोलो। तो दोस्तों मार्को पोलो जो है वो यह इटली देश के यात्री था। मार्को पोलो जो था दोस्तों यह इटली देश का यात्री था। ये अपने यात्रा वृत्तांत में मार्को पोलो की यात्राएं लिखी है। आइए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण बताएं। 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण बताएं। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे कि यूरोपीय देशों ने निम्नलिखित कारणों से भारत में उपनिवेशों की स्थापना की। अब आइए दोस्तों 4 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इस प्रकार से। पहला में लिखेंगे कच्चे माल की प्राप्ति, दूसरा में लिखेंगे निर्मित माल की खपत, तीसरा में लिखेंगे ईसाई धर्म का प्रचार, चौथा में लिखेंगे समृद्धि की लालसा। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे आगे कि कुल मिलाकर यूरोपियन अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं इन कच्चे मालों से तैयार सामानों के बाजार की तलाश में ही भारत की ओर आए थे। ठीक है दोस्तों, यानी यूरोप वासियों लोग वो कच्चे माल की तलाश में भारत आए थे। इसके माध्यम से उनका उद्देश्य था अपनी समृद्धि प्राप्त करना। यानी कि सबसे पहले आए थे यूरोप वासियों लोग वो व्यापार करने के मुद्दा से, और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिए, कब्जा करना शुरू कर दिए, अपना विस्तार बढ़ाना शुरू कर दिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, अशोक ने अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। तो सिंपल है दोस्तों, ये तो आप लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लीजिए। अशोक के अभिलेख जनता के लिए पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे हुए होते थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों का प्रयोग हुआ था। इन अभिलेखों में अशोक का जीवन वितरण एवं उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं
उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी है। इन अभिलेखों में सम्राट अशोक के आदेश अंकित होते थे, जिसमें अशोक के 14 शिलालेख एवं 7 स्तंभलेख हैं। तो दोस्तों आपको इतना लिख देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।